हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए, आज जो है आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो चैप्टर है वो स्टार्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टूडेंट्स यहां पर बिल और एक्सचेंज, वर्ड बिल और एक्सचेंज दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जिस बिल की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये कोई वो बिल नहीं है जो हम आम तौर पे जो दुकानदार के पास जाते हैं, सामान ले लेते हैं और वो हमें बिल देते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है यही सोचते हैं कि ये किसी इस प्रकार के बिल की बात होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये इस प्रकार के किसी सिंपल बिल की बात नहीं है। तो आम तौर पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस स्टूडेंट्स होते हैं वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस में होते हैं। अब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है आपने देखा होगा कि बिजनेस के जो स्कोप होता है उसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। जैसे एक बिजनेस खरीदने वाला है, दूसरा बेचने वाला है। तो एक बिजनेस सप्लायर का रोल कर रहा है, दूसरा बिजनेस कस्टमर का रोल कर रहा है। तो आम तौर पे स्टूडेंट्स जो बिल की बात आती है तो वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर आती है। तो ये बिल, कौन से बिल की स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं? जो बिल जो है लीगल पेपर के ऊपर लिखा जाता है। अब लीगल पेपर जो है, जो कोर्ट से मिला हुआ हमें अप्रूव्ड लीगल पेपर होता है, उसके ऊपर स्टूडेंट्स ये बिल लिखा जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस बिल के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स बिल के ऊपर जो सप्लायर फर्म है, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फर्म, जो फर्म माल बेच रही है उसका नेम और एड्रेस। फिर उसके बाद टू लिख करके जिसको माल बेचा जा रहा है, टू हुम गुड्स सप्लाइड, जिसको माल बेचा जा रहा है उस फर्म का नेम और एड्रेस। उसके बाद स्टूडेंट्स डिटेल्स में क्वांटिटी ऑफ गुड्स, कितनी क्वांटिटी बेची है, कितने आर्टिकल्स हैं। उसके बाद रेट पर आर्टिकल, उसके बाद टोटल रेट विद टैक्स, यानी उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में अमाउंट पेबल जो है कि कितना पैसा जो खरीदने वाला है उसने बेचने वाले को देना है। टोटल अमाउंट के बाद इस बिल के ऊपर टाइम लैग ऑफ पेमेंट भी दिया होता है कि कितने टाइम के बाद स्टूडेंट्स पेमेंट करनी है। टाइम लैग ऑफ पेमेंट भी इसके ऊपर दिया होता है। तो बिल की प्रोसेस स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके अंदर जो वर्ड है एक्सचेंज, एक्सचेंज का स्टूडेंट्स क्या मतलब है? एक्सचेंज का मतलब है आपस में बदलना। जो बिल है एक पार्टी, देखिए जब किसी बिल की बात आती है तो आपने समझ जाना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो उधार का है। क्योंकि नकद के केस में तो स्टूडेंट्स, अगर कोई बेचने वाला उसकी पॉलिसीज के अंदर केवल कैश सेल ही है, वो उधार माल बेचता ही नहीं है, तो क्या उसको किसी प्रकार के बिल लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें देखने वाली बात ये होती है स्टूडेंट्स कि ट्रांजैक्शन उधार का होता है तभी बिल लिखने की बात आती है। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक पार्टी उधार माल बेचने वाली होती है, दूसरी पार्टी खरीदने वाली होती है। तो सपोज जो बेचने वाली पार्टी है स्टूडेंट्स, वो पार्टी है एक्स। सपोज जो बेचने वाली पार्टी है उस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी एक्स है। अब एक्स सप्लायर है तो पार्टी वाई क्या हुई स्टूडेंट्स? ये खरीदने वाली पार्टी है। जो पार्टी वाई है ये गुड्स को खरीदने वाली है। तो जो वाई है वो एक्स से पहले ओरल बातचीत करेगा। ओरल जब बातचीत करेगा तो उसके कंटेंट्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले वो पूछेगा कि जो माल उनको चाहिए कि भाई हमें इतने दिन के लिए उधार माल चाहिए, क्या आपके यहां से अवेलेबल हो सकता है? फिर वो पूछेगा कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, ये क्वालिटी भी हमें ये चाहिए,
और हमें इतने दिन का उधार टाइम चाहिए उधार के लिए। तो जब वो टर्म एंड कंडीशंस स्टूडेंट्स ओरली जो है एक दूसरे को आपस में ठीक से जान लिया जाता है, तो फिर वो जो पार्टी है जिसने माल खरीदना है, जो कस्टमर पार्टी है यानी वाई, ये ऑर्डर सप्लाई करेगी एक्स को, सेलर को। ये पार्टी स्टूडेंट सेलर है और ये पार्टी बायर है। तो बायर ने सेलर को ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते ही जो सेलर है वो गुड्स को पैक करवा देगा। इसने गुड्स पैक करवा दिए और पैक करवाते ही स्टूडेंट्स ये एक बिल लिखेगा, जिस बिल की हम अभी बात कर रहे थे जिस बिल की, तो ये एक बिल लिखेगा। मान लिया जो टोटल अमाउंट है सपोज वो 50,000 रुपए बनता है। टोटल अमाउंट सारी चीजें जो कंटेंट्स हमने बिल के डिस्कस किए थे वो सारे कंटेंट्स देने के बाद इस बिल पे हस्ताक्षर कर देगा। कौन हस्ताक्षर करेगा स्टूडेंट्स? सेलर। सेलर क्योंकि बिल को लिखता है, यानी पार्टी हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉयर। जो पार्टी बिल को लिखती है उसको स्टूडेंट्स ड्रॉयर भी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? ड्रॉयर कहते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये जब गुड्स हैं, अब ये गुड्स यहां से चल दिए लोड होके ये कस्टमर तक पहुंच जाएंगे। अब जो गुड्स है स्टूडेंट्स ये यहां आ जाएंगे गुड्स, ठीक है ना। अब गुड्स यहां पर पहुंच गए, इनके साथ ये बिल भी है। गुड्स के साथ स्टूडेंट्स क्या है? बिल भी साथ में है, गुड्स के बिल। अब जो बायर है वो गुड्स को चेक करेगा कि भाई जो ऑर्डर हमने दिया था, जितनी क्वांटिटी हमने मंगवाई थी उतनी क्वांटिटी आई है कि नहीं आई है, जिस क्वालिटी का माल हमने मंगवाया था वही क्वालिटी आई है कि नहीं आई है, जो रेट हमने फिक्स किया था वही रेट लगा है कि नहीं लगा है, और जितना टाइम हमने उधार के लिए मांगा था उतना ही टाइम हमें मिला है या नहीं मिला है। जब ये देखेंगे कि वो सारी चीजें ठीक ठाक है, जैसे ये देखेगा सारी चीजें ठीक ठाक है तो ये माल को तो अपने पास रख लेगा, माल को अपने पास रख लेगा और बिल पे हस्ताक्षर कर देगा, सिग्नेचर। बिल पे सिग्नेचर करने के बाद ये बिल स्टूडेंट्स यहां से चल के वापिस जो बिल है ये यहां आ जाएगा। वापिस बिल जो है किसके पास आ जाएगा? ये 50,000 का बिल वापिस स्टूडेंट्स ये ड्रॉयर के पास आ जाएगा। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा करते हैं कि जो बिल है वो ड्रॉयर के पास ही क्यों आता है वापस घूम के, वो ड्रॉई के पास क्यों नहीं रहता? क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा जो डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उसको संभाल के कौन रखता है? पेपर्स को संभाल के हमेशा लेने वाला संभाल के रखेगा, जिसने पैसा लेना है। देने वाला तो कहीं गुम भी कर सकता है उसको। तो इसलिए नहीं तो ये बिल जैसे इसने, अब ये बिल है, देखिए ये बिल ड्रॉयर के पास आ गया। अब यहां पर देखिए क्या है स्टूडेंट्स, ये बिल, ये एक्स के लिए तो बिल्स रिसीवेबल है। एक्स के लिए ये बिल क्या है? रिसीवेबल, क्योंकि इसको एक्स को इस बिल के बदले में 50,000 रुपए मिलने हैं। और यही बिल वाई के लिए क्या है स्टूडेंट्स? बिल्स पेबल है, क्योंकि वाई को 50,000 रुपए देने हैं। तो वाई के लिए स्टूडेंट्स, वाई के लिए ये बिल लाइबिलिटी है, और एक्स के लिए जो ये बी आर है ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एसेट है। अब लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। और एसेट कौन सी है? करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटी क्यों? वो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स ये बात मानकर के चली जाती है कि मैक्सिमम जो गुड्स सोल्ड किए जाते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तो मैक्सिमम टाइम जो है वो 1 साल का होता है। विद इन 1 ईयर जो है ये मान के चला जाता है कि रिकवरी हो जाती है, पैसा वापिस जो है डेटर से रिकवर होके जो है वो क्रेडिटर के पास आ जाता है स्टूडेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए जो ये वाई है, वाई
जो एक्स है जिसने माल बेचा था, क्योंकि उसने बिल लिखा है इसलिए लिखने वाले को ड्रॉयर कहते हैं, और जिसने उस बिल पे हस्ताक्षर किए हैं उसको क्या कहते हैं? ड्रॉई कहते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉई। पार्टी हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज ड्रॉई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर वाई ने बिल पे एक्सेप्टेंस, एक वर्ड आएगा इसके अंदर, एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स सहमति। अब इसमें सहमति मांगी किसने है? एक्स ने। एक्स ने बिल लिखा है और सहमति दी किसने है? वाई ने। तो वाई जो है, वाई एक्सेप्टेंस का गिवर है और जो एक्स है वो एक्सेप्टेंस का रिसीवर है स्टूडेंट्स। कई बार ये बात मैंने आपको, एक्सेप्टेंस वाली जो बात है स्टूडेंट्स, ये यहां इसलिए क्लियर करनी चाहिए क्योंकि आमतौर पे जो है ट्रांजैक्शंस को थोड़ा तोड़ मरोड़ के दिखा दिया जाता है। जैसे वहां पर ये नहीं लिखेंगे कि एक्स ने वाई को माल बेचा उधार में और फिर वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया। वो कई बार डायरेक्ट लिख देते हैं कि एक्स रिसीव्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम वाई ऑफ ₹50,000। एक्स ने वाई से 50,000 की जो एक्सेप्टेंस है वो रिसीव की। तो सीधे सीधे समझ जाना है कि इसका मतलब है एक्स ने वाई को माल बेचा होगा। माल बेचा होगा तो एक्स ने बिल लिखा होगा, और जब बिल लिखा होगा तो नेचुरल है वाई ने उस पर अपनी सहमति दी होगी। यही मतलब बनता है इस बात का। तो इसलिए जो ड्रॉयर होता है वो एक्सेप्टेंस का रिसीवर भी होता है, और जो ड्रॉई होता है वो एक्सेप्टेंस का गिवर होता है। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि भाई हमने टाइम पीरियड, जैसे 1 जनवरी को कोई बिल लिखा और 3 महीने का टाइम दिया गया है, तो ध्यान रखना है कि जब टाइम महीनों में दिया है तो महीने काउंट करने हैं, अगर टाइम डेज में दिया है तो डेज काउंट करने हैं। जैसे 1 जनवरी को माल बिका, सपोज यहां पर 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, तो बिल किस तारीख को लिखा गया? 1 जनवरी को, और टाइम मिला है फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए स्टूडेंट्स ये बिल लिखा है। तो देखिए जनवरी, पूरा जनवरी है, फिर फरवरी है और फिर मार्च है, तो 3 महीने कब कंप्लीट हुए? 31 मार्च। फिर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन का स्टूडेंट्स ग्रेस पीरियड भी देना है। तो 31 मार्च को 3 महीने कंप्लीट होंगे, तो इसलिए 1, 2, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल तक ग्रेस पीरियड है। तो यहां पर जो डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट जो स्टूडेंट्स है वो क्या रहेगी? यहां पर 4 अप्रैल रहेगी। 4 अप्रैल को जो ये पैसा है देना है। अब कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि 4 अप्रैल को, अगर 4 अप्रैल को ये पैसा वाई ने एक्स को नहीं दिया तो फिर एक्स क्या करेगा? एक्स जो है लीगल नोटिस भेजेगा। किसको? ड्रॉई को, वाई को। अब लीगल नोटिस कहां से कोई एक्स अपने घर ही बैठ के बनाएगा लीगल नोटिस? तो लीगल नोटिस हमेशा कोर्ट से निकलवाया जाता है। कोर्ट के अंदर जो है स्पेशल जो है, जो एडवोकेट्स को पावर होती है, नोटरी पावर, तो नोटरी से स्पेशल नोटिस लीगल निकलवा करके ड्रॉई को भेजा जाता है। अब स्टूडेंट्स, क्या वो जो नोटिस निकालने वाली नोटरी पावर जो कोर्ट में है, क्या वो फ्री में नोटिस निकाल देगी? नहीं, उसके बदले में वो कार्रवाई, लीगल नोटिस निकालने के लिए वो चार्जेस लेंगे। तो उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो उस नोटिस के अंदर क्या सूचना जाएगी स्टूडेंट्स? वाई को इंफॉर्मेशन जाएगी कि आपने 4 अप्रैल को जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की, और आपको कानूनी रूप से सूचित किया जाता है कि आप वो पेमेंट जल्द से जल्द, यानी उसमें टाइम लिखा होता है कि इतने दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट कर दें। तो क्या स्टूडेंट्स फिर जब वो लीगल नोटिस जाने के बाद जो दिया हुआ टाइम है उसमें वो पेमेंट करेगा, तो क्या पूरे के पूरे 50,000 रुपए पेमेंट करेगा? वो नहीं स्टूडेंट्स, वो जो पेमेंट करेगा 50,000 रुपए तो बिल के ऊपर लिखे हुए, प्लस पेनलाइज इंटरेस्ट ऑफ डिलेइंग पीरियड, जो उसने डिले किया है,
जो डिलेड पीरियड का पेनलाइज इंटरेस्ट है वो भी देना पड़ेगा, और प्लस नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। मान लिया जो जितने दिन इसने बिल को डिले किया है उस डिले पीरियड का ब्याज मान लिया ₹600 पड़ता है और नोटिंग चार्जेस ₹100 है, तो फिर इसको y को x को कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी? 50,700 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये थी स्टूडेंट्स किसी भी बिल को ट्रांजैक्ट करने का तरीका कि कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स वो कैसे होता है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको जो है जर्नल एंट्रीज के माध्यम से किस प्रकार एक बिल को एक्सचेंज किया जाता है वो मैं जर्नल एंट्रीज के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले जो ये x है ये गुड्स सेल करता है y को। सपोज गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड टू y ऑन क्रेडिट बेसिस। सपोज 50,000 का माल x ने y को उधार बेचा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी? y डेबिट टू सेल्स। y को 50,000 रुपए का माल उधार बेचा, यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू y ऑन क्रेडिट बेसिस। उधार माल बेचा गया। तो y ने खरीदा है, y की बुक्स में क्या आएगा स्टूडेंट्स? परचेज अकाउंट डेबिट टू x बाय ₹50,000। यहां आएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम x ऑन क्रेडिट बेसिस। तो x ने माल उधार बेचा y को। तो अब y से देखो या तो कैश पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन कैश पेमेंट तो मिली नहीं, तो फिर क्या मिलेगा? बिल। तो एक बिल मिला, साइन किया हुआ बिल, y से साइन किया हुआ बिल आया 50,000 का। तो यहां पर जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू y से क्या आया है स्टूडेंट्स? बिल्स रिसीवेबल आया है। कितने का आया है? 50,000 रुपए का। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम y से एक्सेप्टेंस रिसीव हुई। और यहां पर स्टूडेंट्स क्या आएगा? देखिए x डेबिट टू बिल्स पेबल बाय ₹50,000। यहां लिखेंगे एक्सेप्टेंस गिवन टू x को स्वीकृति दी गई। अब स्टूडेंट्स आएगी मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल जो हमने कैलकुलेट की थी। तो 4 अप्रैल को स्टूडेंट्स क्या होगा? इस बिल की पेमेंट आएगी। तो जब पेमेंट आएगी तो जर्नल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाय ₹50,000। जो बीआर एक्सेप्टेंस देखो स्टूडेंट्स, ये एक्सेप्टेंस का y कौन है? एक्सेप्टेंस का गिवर, और x क्या है? एक्सेप्टेंस का रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और जो बीआर होता है वो एसेट होता है। एसेट हमेशा डेबिट रहती है, और बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है स्टूडेंट्स। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट रहती है। लेकिन जैसे ही हमारे पास पेमेंट आई तो बीआर डेबिट की बजाय क्या हो गया? क्रेडिट। यानी यहां क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड एंड बीआर कैंसल्ड। कैश रिसीव्ड एंड बीआर कैंसल्ड। जैसे ही हमारे पास कैश आ गया तो बीआर क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसल हो गया। और यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय ₹50,000। यहां क्या आएगा स्टूडेंट्स? कैश पेड एंड बीपी कैंसल्ड। यहां पर जब पेमेंट हो जाएगी स्टूडेंट्स तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो इससे अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, वो है when drawer discounted the bill from बैंक। जब जो ड्रॉयर है
वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। तो उस सिचुएशन को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो डिस्काउंटमेंट ऑफ बिल वाली सिचुएशन है वो क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, 1 जनवरी को बिल लिखा, ये जनवरी 1 है, जनवरी 1 सपोज 2022 को बिल लिखा है, और 15 जनवरी को 15 जनवरी ऑन 15 जनवरी जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स को एक पेमेंट की जरूरत पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई एक्स को, और एक्स के पास एक बिल के अलावा और कहीं से कोई चारा नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है, 45 से 50 हजार रुपया चाहिए, लेकिन उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके पास एक फैसिलिटी है, जो बैंक है स्टूडेंट्स वो बिजनेसमैन्स को एक फैसिलिटी दे करके रखते हैं, डिस्काउंटमेंट ऑफ बिल जिसको कहते हैं, कि बैंक कहता है भी तेरे पास 50,000 का बिल है, कोई बात नहीं, इसको हमें दे दे, हम आपको पेमेंट दे देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या बैंक फ्री में उसको ये सर्विस देगा? नहीं, कभी भी बैंक जो है बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा, अपने सर्विस चार्ज काटेगा, जिसको डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं। अब या तो क्वेश्चन में रेट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस गिवन होता है कि बैंक, मान लिया बैंक 2% डिस्काउंट चार्ज लेता है, तो 15 जनवरी को ये बिल, इसको अभी 15 ही दिन हुए, 2.5 महीने बाकी पड़े, तो फिर डिस्काउंटिंग जो पेमेंट निकलेगी 50,000 का बिल है, जैसे रेट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस मान लिया 2% है, ठीक है ना, कितने परसेंट है मान लिया, सॉरी 4% है, और 4% है तो 2.5 महीने का भी टाइम पड़ा है। तो इस प्रकार हम स्टूडेंट्स जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या कई बार जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड डिस्काउंटिंग, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो हमें न्यूमेरिकल में दिए मिलते हैं। तो व्हेन ऑलरेडी कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड चार्जेस जो है आर गिवन इन द स्टेटमेंट, तो वी हैव फॉलो द ऑलरेडी काउंटेड जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो इसलिए मान लिया हमें ये कहा गया है कि बैंक 400 रुपए डिस्काउंट चार्जेस लेगा भाई, तो यहां पर स्टूडेंट्स देखिए, तो एक्स जो है एक्स बिल को लेकर के कहां जाएगा? बैंक में। तो बैंक कभी भी जब बिल को डिस्काउंट करता है उसकी पेमेंट काउंटर पे कैश नहीं करता स्टूडेंट्स, उसको ड्रॉयर के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। अब ड्रॉयर के अकाउंट में 50,000 का हमने बिल दिया, तो बैंक ने 400 रुपए काट करके इसके अकाउंट में कितने रुपए डिपॉजिट कर दिए? बैंक अकाउंट डेबिट 49,600, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने? 400, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रिसीवेबल कितने का था स्टूडेंट्स? 50,000 का। यहां पर कोई एंट्री नहीं है, यहां पर कोई एंट्री क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां तो एंट्री कब होगी? मैच्योरिटी की डेट पे। जब मैच्योरिटी डेट आएगी स्टूडेंट्स, तो मैच्योरिटी डेट पे यहां क्या एंट्री होगी? बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। ये कितनी पेमेंट देगा यहां पर? 50,000। इनको तो केवल इनको 50,000 देने, लेकिन फर्क ये है स्टूडेंट, अब यहां कोई एंट्री नहीं होगी। यहां कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो पेमेंट है ये कहां जाएगी? बैंक में। क्योंकि हमेशा जो ड्रॉई है वो पेमेंट स्टूडेंट्स किसको करेगा? ड्रॉई हमेशा पेमेंट्स जो है किसको करेगा? जिसके पास बिल है। और बिल अब क्या है? क्या अब बिल एक्स के पास है? नहीं, अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो ये पेमेंट 50,000 किस पे जाएगी? बैंक में। तो इसलिए यहां कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये पैसा ले चुका है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि 4 अप्रैल आई, 4 अप्रैल आ गई, और 4 अप्रैल को इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, ये पैसा आया नहीं। अगर ये पैसा स्टूडेंट्स नहीं आता है तो फिर कोर्ट में कौन जाएगा?
कोर्ट में जाने की ड्यूटी हमेशा उसकी बनती है जिसके हाथ में बिल होता है। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। अब पेमेंट आई या नहीं आई ये बात तो बैंक को पता है, एक्स को थोड़ा पता है, क्योंकि एक्स के पास तो बिल नहीं है। तो बैंक के पास अगर 4 अप्रैल को पेमेंट नहीं आई तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बैंक कहां जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट में जाकर के लीगल नोटिस भिजवाएगा, और लीगल नोटिस भिजवाने के बाद फिर जो बैंक तो क्योंकि एक संस्था होती है उसके पास एक्स का अकाउंट है पहले ही। अब वो बैंक क्या करेगा? बैंक को तो अपनी पेमेंट चाहिए 4 अप्रैल को। अगर 4 अप्रैल को उसको ड्रॉई से वाई से पेमेंट नहीं मिली तो वो एक्स के अकाउंट से काट लेगा पैसा। एक्स के अकाउंट से बैंक क्या करेगा स्टूडेंट्स? जब एक्स के बैंक में पैसे जमा होते हैं तो एक्स का बैंक अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? डेबिट। और जब इसके अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो एक्स का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अब फॉल्ट तो एक्स का भी नहीं है, फॉल्ट किसका है? वाई का। तो बैंक किसको पकड़ेगा? एक्स को, कि यार तूने मेरे को बिल दिया था लेकिन आगे से इसकी पेमेंट नहीं मिली और मैं तो तेरे से पेमेंट ले रहा हूं। तो बैंक ने तो फटाफट बैंक कितने पैसे काटेगा एक्स से? 50,100, क्योंकि बैंक ने 49,600 दिए थे, लेकिन बैंक ने क्या किया था? एक वायदा किया था कि 49,600 दे रहा हूं लेकिन वापस मैं 50,000 लूंगा। तो 50,000 तो बैंक वो लेगा, 100 रुपए बैंक नोटिंग चार्जेस के देके आया है। तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? 50,100। तो बैंक एक्स के अकाउंट से टू बैंक एक्स की पुस्तकों में टू बैंक अकाउंट कितना पैसा जाएगा? 50,100। अब जो ये 50,100 रुपए है, एक्स का तो कोई फॉल्ट नहीं है, एक्स वापिस किसको पकड़ेगा? वाई को। तो वाई दोबारा से एक्स वाई को क्या बनाएगा? डेटर। तो यहां जनरल एंट्री क्या होगी? वाई डेबिट कितने से हो जाएगा स्टूडेंट्स? 50,100 से। तो यहां पर क्या लिखा मिलेगा? यहां पर क्या आएगा? बी आर डिसऑनर्ड। यहां क्या लिखेंगे? बी आर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पे। ठीक है ना? अब देखिए ये बिल क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिसऑनर हो गया। अब देखिए यहां पर इस केस में यहां भी एंट्री होगी। यहां जब कोई बीआर, यहां बीपी कैंसिल हुआ है। अब बीपी कैंसिल हुआ है तो जनरल एंट्री देखो स्टूडेंट्स क्या होगी कि बीपी कैंसिल हुआ है तो जनरल एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अब बीपी तो 50,000 का था और 50,000 का ही रहेगा। नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट 100 रुपए टू एक्स। यहां पर एक्स कितने से क्रेडिटर बन गया? दोबारा 50,100 से। अब देखिए यहां पर एक देखने वाली बात है कि नोटिंग चार्जेस पेमेंट तो बैंक ने की थी, लेकिन वो बैंक की पुस्तकों में नोटिंग चार्जेस, जबकि खर्चे को डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक की बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट नहीं हुए, ना वो एक्स की पुस्तकों में डेबिट हुए। क्यों? क्योंकि बैंक ने वो 100 रुपए दे तो दिए, लेकिन वास्तव में वो बैंक का खर्चा नहीं था। बैंक ने वो 100 रुपए किस पे डाल दिए? एक्स पे। तो फिर वो एक्स का खर्चा भी नहीं था। एक्स ने स्टूडेंट्स वो किस पे डाल दिए? वाई पे। तो वास्तव में ये 100 रुपए स्टूडेंट्स किसकी पॉकेट से जाने हैं? वाई की। क्यों? क्योंकि फॉल्ट किसने किया है? वाई ने। समय पर पेमेंट किसने नहीं दी? वाई ने। तो ये जो केस था स्टूडेंट्स, ये था व्हेन डिस्काउंटेड बिल जो है डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई। तो ध्यान रखें आप कि ड्रॉई के द्वारा अगर किसी प्रकार से जो स्वीकृति है उसको तोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से कार्यवाही होती है, यही इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा है। तो इसके बाद इसके अगले केसेस जो है स्टूडेंट्स वो फर्दर लेक्चर के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बस यही। थैंक यू।